गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर हेमलता अकोदिया। हम ब्रिटेन के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले दो वीडियो मैंने ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के बारे में बताए। इस वीडियो में मैं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के पद के बारे में आपको बताऊंगी। ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री का पद है वो 1721 ईस्वी में अस्तित्व में आया और ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो हैं वॉलपल। इस पद का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है वह 1878 में बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त हुआ है। प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इंग्लैंड की अन्य अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। उसका वेतन भी प्रधानमंत्री के नाम से नहीं अपितु राजकोष के प्रथम लॉर्ड के वेतन का ही भाग समझा जाता है। सन 1937 ईस्वी के राज मुकुट के मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के पहले लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसके अधिकारों के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। आज भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री के नाते वेतन नहीं पाता। वह इसलिए प्रधानमंत्री की शक्ति और सत्ता कानूनेतर आधार पर निर्भर करती है। अगर हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इंग्लैंड के शासन सूत्र का सूक्ष्म केंद्र ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। लॉर्ड मॉडले ने तो कहा है वह समान पद वालों में प्रथम है। लॉस्की कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम से अधिक किंतु तानाशाह से कुछ कम है। यदि मंत्रिमंडलीय शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है। लास्की कहते हैं प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। विलियम हारकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। जेनिग्स के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। रेमजे मेयोर ने लिखा है मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। अब हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करते हैं। प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि संसदीय शासन प्रणाली में सम्राट के द्वारा जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि नवनिर्वाचन के पश्चात लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने के लिए निमंत्रण देता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में ही राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री प्रायः लोक सदन का सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सन 1902 से कोई भी पीयर प्रधानमंत्री नहीं हुआ है और इस पद पर नियुक्ति सदा लोक सदन से ही होती आई है। ब्रिटेन में दो सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा राजतंत्र के एक भाग के रूप में हम देख सकते हैं क्योंकि लॉर्ड सभा का मेंबर लॉर्ड होते हैं जिनको कि सम्राट नियुक्त करता है और वह एक वंशानुगत संस्था है। और लोक सदन जनता द्वारा चुना हुआ सदन है। इसलिए प्रधानमंत्री का पद चूँकि संसदीय शासन प्रणाली है तो प्रधानमंत्री जनता के प्रतिनिधि भी होता है। अब हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यों और अधिकारों की बात करें तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सबसे पहला जो कार्य करता है जब सम्राट के द्वारा उसे आमंत्रित किया जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए तो वह सबसे पहले मंत्रिमंडल का निर्माण
करता है। प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल की जो भी सूची सम्राट को दे दी जाती है उसी की स्वीकृति उसके द्वारा हो जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के मुख्य नेताओं का ध्यान रखता है और उनको मंत्रिमंडल में लेने का प्रयत्न करता है। उसे अपने देश के विभिन्न प्रदेशों का भी ध्यान रखना होता है और उनको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। दूसरा जो कार्य है प्रधानमंत्री का वो है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। प्रधानमंत्री को यह भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। कभी कभी मंत्रियों में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उनमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह औचित्य और अनौचित्य का निर्णय करके विविध मंत्रियों के मतभेदों को दूर करता है। वह सभी मंत्रियों को एक सूत्र में बांधकर परस्पर सहयोग बनाए रखने का प्रयास करता है। अगला जो कार्य है वह मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्य सूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच तालमेल बिठाता है। चौथा जो कार्य है मंत्रिमंडल का अंत करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास है। मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति तथा मंत्रिमंडल के भंग करने के विषय में प्रधानमंत्री की इच्छा का बहुत अधिक महत्व है। यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के बीच कोई मतभेद होता है और ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो उसका तात्पर्य संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। अगला जो काम है वह सम्राट को परामर्श देने का कार्य भी करता है। प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ती है। वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता है। वे सब कार्य जो राजा द्वारा किए जाते हैं मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही उनके संबंध में सम्राट से परामर्श प्राप्त करता है, सम्राट को परामर्श देता है। जो अगला कार्य है वो लोक सदन का नेतृत्व है। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता होता है। लोक सदन के नेता होने के कारण एवं अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और प्रशासन संबंधी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद का सीधा सामना करना पड़ता है। देश के प्रशासन व नीति के संबंध में संसद व संसद के बाहर प्रधानमंत्री को ही घोषणाएं करनी पड़ती है। संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करके उसका पुनः निर्वाचन कराने का अधिकार है। अगला जो कार्य है वह है शासन का संचालन। वास्तविक रूप में शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल करता है। वह शासन का मुखिया है। सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं। वह विविध मंत्रालयों के कार्यों में सामंजस्य बनाए रखता है और उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करता है। अगली जो शक्ति है वह है राष्ट्र का प्रतिनिधि। सभी अंतर्राष्ट्रीय जो उत्सव होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है।
विदेश में जाते समय तथा दूसरे देशों से संधि करते समय सारा देश उसके साथ होता है। वह देश का प्रतिनिधि तथा नेता है। इसके अलावा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दल का नेता भी होता है। ये भी उसकी अगली शक्ति है। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। जनता दल के नाम पर सदस्यों को तथा प्रधानमंत्री अर्थात दल के नेता के नाम पर दल को निर्वाचित करती है। अतः प्रधानमंत्री न केवल सदन में ही दल का नेतृत्व करता है वरन देश भर में दल की समस्त छोटी बड़ी शाखाओं का नेतृत्व भी करता है। और अगली जो शक्ति है वो है नियुक्तियां करना। सम्राट समस्त उच्च स्तरीय नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड सभा में नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं। सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा दी जाती हैं। और अंतिम जो शक्ति है या कार्य है वह है संकटकालीन शक्ति। ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। प्रायः व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संकट के समय प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉयड जॉर्ज तथा चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया है। अब एक विचार और आता है हमारे मन में कि क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अधिनायक है? तो उसके लिए लॉर्ड मॉल्ले कहते हैं, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली इतनी लचीली होती है कि राष्ट्रीय आपातकालों में प्रधानमंत्री प्रायः तानाशाह बन जाते हैं। रेमजे मेयर का भी मत यही है। प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम कहना गलत है। वास्तव में उसका अधिकार क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह अपने साथियों से बहुत बढ़ चढ़कर और उसे अधिनायक कहा जा सकता है। क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि सम्राट की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता। इसका कारण है इंग्लैंड की जनता में व्यक्ति पूजा की भावना केवल सम्राट के प्रति है, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं। उसे सदैव संविधान के नियमों और प्रथाओं को सम्मान करना पड़ता है। अतः प्रधानमंत्री को अधिनायक नहीं कहा जा सकता है। अब हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की वास्तविक अगर स्थिति जानें तो ब्रिटिश राज व्यवस्था में उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली है। वह शासन की धुरी है। प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व जेनिक्स ने कहा है, कुछ उसके व्यक्तित्व पर और कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसके दल के समर्थन पर निर्भर करता है। उसका पद आवश्यक रूप से ही वही बनाता है जो उसका अधिकारी उसे बनाना चाहता है। अगर प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री होता है। अगर प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर अन्य लोग या मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण नेता भी हावी हो जाते हैं। रॉबर्ट पील, ग्लैडस्टोन, डिज़रायली, लॉयड जॉर्ज तथा चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली थे, किंतु इनके विपरीत बॉल्डविन, एटली, विल्सन जैसे प्रधानमंत्री दुर्बल थे। इसलिए कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल पर छा जाए अथवा वह अपने सहयोगी मंत्रियों से दब जाए, यह अधिकार प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का है। अभी हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में जाना। अब हम अगले वीडियो में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के अधिनायक के बारे में जानेंगे कि वहाँ के तानाशाही के क्या कारण है। धन्यवाद।